बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी ट्यूटर सर उबैदुर्रहमान बेग। आज जो एसएलओ हम कवर करने जा रहे हैं बच्चों वो है आइडेंटिफाई द कैरियर्स इन बायोलॉजी एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ बायोलॉजी इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल साइंसेस एंड ऑफ द लाइफ साइंसेस। इस एसएलओ में हमसे दो चीज़ें डिमांड की गई हैं बच्चों। एक तो वो आपसे कह रहा है कि आप बायोलॉजी के अंदर कैरियर्स के बारे में बताएं और एग्जाम्पल्स भी दें। साथ ही साथ वो कह रहा है कि आपके पास बायोलॉजी किस तरह से रिलेट कर रही है नेचुरल साइंसेस के साथ और लाइफ साइंसेस के साथ। तो आइए हम एसएलओ को स्टार्ट करते हैं। अब जो नॉलेज हमने इस एसएलओ से एक्सट्रैक्ट किया है वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है बच्चों आपको बहुत सारे कैरियर्स प्रोवाइड करती है जिन्हें स्टडी करने के लिए आपको एफएससी के बाद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना पड़ता है और उनमें आप जिन कैरियर्स को परस्यू कर सकते हैं उनसे रिलेटेड कुछ कैरियर्स हम आज डिस्कस करेंगे। पहले आपके पास सबसे पहले जो कैरियर है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। इससे रिलेटेड जो डिग्री है वो एमबीबीएस है, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। इसमें आप दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो आप मेडिसिन को स्टडी करते हैं और उसी के साथ हम सर्जरी को भी पढ़ रहे होते हैं। करते क्या है, आप इसमें डिफरेंट डिजीजेस को, सिकनेस को, बीमारी को सबसे पहले तो डायग्नोस करना सीखते हैं। आपको पहचान होनी चाहिए कि आप मरीज को देख के बता सकें कि उसमें क्या बीमारी है। फिर साथ ही साथ आपको सिखाया जाता है कि उसका इलाज कैसे करना है। ठीक है, तो हम सर्जरी और मेडिसिन के थ्रू पेशेंट के अंदर डायग्नोस करते हैं सिकनेस को और फिर उसका इलाज करते हैं। जब आप एमबीबीएस की डिग्री करते हैं तो आपको फिजिशियन कहा जाता है। बच्चों फिजिशियन वो होता है जो बगैर सर्जरी के आपका ट्रीटमेंट करता है। एमबीबीएस करने के बाद जब आप फर्दर स्टडीज करते हैं तो उसके बाद आप सर्जन बनते हैं आफ्टर स्पेशलाइजेशन। और सर्जन का काम क्या होता है कि ये सर्जरी करके आपकी बॉडी में कट लगा के वहां पे फिर जो भी इश्यू आ रहा है बॉडी में उसे रिपेयर करता है। आइए एक एनिमेशन की तरफ चलते हैं। एनिमेशन के थ्रू आपको एक सैंपल दिखाते हैं कि किस तरह से सर्जरी परफॉर्म की जाती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक कंपोनेंट होता है अपेंडिक्स। अब जो अपेंडिक्स है बच्चों, बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है। लेट्स से अगर हम यहां पे इसको ऑब्जर्व करें, होता क्या है कि बाज़ औक़ात कोई सॉलिड पार्टिकल जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलता है और आके अपेंडिक्स में स्टक कर जाता है, फंस जाता है, जिसकी वजह से अपेंडिक्स जो है इसमें पस जनरेट होती है और ये फैल जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अगर इस कंडीशन को ट्रीट ना किया जाए तो क्या हो सकता है, ये जो अंदर पस बन गई होती है, एक वक्त आता है कि अपेंडिक्स जो है वो बस्ट करता है, फटता है और ये पस वहां से निकलती है और आपकी पूरी बॉडी में स्पेशली एब्डोमेन में फैल के जानलेवा भी साबित हो सकती है। ठीक है, इस खतरनाक सिचुएशन से बचने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि यहां पे सर्जरी परफॉर्म करते हैं। सर्जरी में हमने क्या करना होता है कि जो अपेंडिक्स है इसकी बॉडी में इतनी अहमियत नहीं होती, तो अगर आप इसे इजीली रिमूव भी कर देंगे तो आप हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। तो सिंपली आप देखेंगे कि सर्जरी के थ्रू जो फिजिशियन है वो आपके अपेंडिक्स को ही पूरी बॉडी से रिमूव कर देता है। तो ये आपके पास एक सिंपल सी एनिमेशन थी। नेक्स्ट कैरियर जो यहां रिलेट कर रहा है वो है एग्रीकल्चर, ज़राअत। इसमें हम क्या करते हैं, हम प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं, लेकिन प्लांट के साथ साथ हम यहां पे एनिमल्स को भी ग्रो करवा रहे होते हैं। मकसद हमारा क्या होता है कि हम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से फायदा उठा सकें, जैसे कि फूड हासिल करें, फाइबर्स को हासिल करें। अच्छा, फाइबर्स जो है इसके आपको क्लैरिटी होनी चाहिए बच्चों। फाइबर आपके फूड का वो कंपोनेंट है जिसे हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है, तो इसलिए हम इसे फूड में इनटेक कर रहे होते हैं। और इसके अलावा दूसरे रिसोर्सेज भी हम हासिल कर सकते हैं। जैसे हम सबको पता है कि प्लांट्स जो है इसकी लकड़ी से हम फर्नीचर भी बनाते हैं, आग भी लगा सकते हैं। इसी तरह एनिमल्स जो है इनके हॉर्न, सींग जो है उन्हें हम कई पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके पास एग्रीकल्चर में आ जाता है। जो साइंटिस्ट एग्रीकल्चर करते हैं उन्हें हम एग्रीकल्चरिस्ट बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, ये डिफरेंट फार्म्स के ऊपर
काम करते हैं, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो रिसर्च है, नई प्लांट स्पीशीज इवॉल्व की जाए, उनके अंदर नई चेंजेस लाई जाए जिससे हमें फायदा हो सकता है, वो काम एग्रीकल्चर के अंदर किया जाता है ताकि हम उससे फूड की प्रोडक्शन कर सके। इसी तरह वो इंडस्ट्रीज जो फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वहां भी आपको एग्रीकल्चरिस्ट काम करते हुए मिलेंगे। फोकस किन चीजों पे किया जाता है? हम क्रॉप की ग्रोथ को बेहतर करते हैं, फसल को बेहतर करते हैं, हम लाइफ स्टॉक की मैनेजमेंट करते हैं, जो मवेशी हैं उन्हें मैनेज किया जाता है, किस तरह से उनकी हेल्थ बेहतर करके उनसे ज्यादा फायदा उठाया जा सके। और सबसे अहम चीज सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल का वर्ड बायो में जहां भी आएगा, इसका मतलब यह होगा कि आप ऐसे प्रैक्टिस करें कि आपका एनवायरनमेंट डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, हमने अपने एनवायरनमेंट को देखते हुए कोई भी काम करना है, तो हमने यहां पे फार्मिंग ऐसे करनी है कि हमारे एनवायरनमेंट पे इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना आए। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो है इसे हम आसान अल्फाज में बागबानी कहते हैं। बागबानी में क्या है कि आप स्पेशलाइज्ड प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं। मकसद क्या होता है? खूबसूरती के पर्पस से। अक्सर हम देखते हैं कि हमने अपने गार्डन्स के अंदर सिर्फ खूबसूरती के लिए प्लांट्स नहीं उगाए होते, बल्कि हम वहां पे ऐसे प्लांट्स भी ग्रो करते हैं जिनसे हम फ्रूट हासिल कर सकें, वेजिटेबल्स हासिल कर सकें और सजावट का काम ले सकें, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। जो साइंटिस्ट हॉर्टिकल्चर डिग्री पढ़ते हैं उन्हें हम हॉर्टिकल्चरिस्ट बोलते हैं। इनका काम कहां होता है? ये ग्रीन हाउस में, गार्डन्स में और नर्सरीज में काम करते हैं। बच्चों, ये आपके पास डिफरेंट प्लेसेस होती हैं जहां पे हम प्लांट्स को ग्रो करवा रहे होते हैं, उनकी मेंटेनेंस कर रहे होते हैं। फोकस किस पे हम कर रहे होते हैं? हम प्लांट्स की ब्रीडिंग करवाते हैं, नए प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनके अंदर नई चेंजेस इंट्रोड्यूस करते हैं अपने मकसद के लिए, अपने फायदे के लिए। गार्डन मैनेजमेंट इसमें आ जाती है, कल्टीवेशन ऑफ वेरियस प्लांट स्पीशीज, डिफरेंट तरह के प्लांट्स को ग्रो करवाना, ये सब हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है। नेक्स्ट आपके पास है बायोटेक्नोलॉजी। अगर आपको याद हो, लास्ट एसएलओ में हम बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप ऐसी टेक्निक सप्लाई करके लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसी चेंज लाएंगे जिससे वो कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाए और उस प्रोडक्ट का डायरेक्ट फायदा हमें ह्यूमंस को हो, यानी कि अल्टीमेटली इंसानों को क्या फायदा हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो हमने उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि वो कह रहा है बायोटेक्नोलॉजी में हम बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज करते हैं, किस लिए? टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू प्रोडक्ट्स। अगर आपको याद हो, वहां हमने एग्जांपल पढ़ी थी इंसुलिन की प्रोडक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया। तो ये क्या था? हमने एक नए मेथड से इंसुलिन प्रोड्यूस करवाई बैक्टीरिया से फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ भी काम करते हैं और उनसे भी बड़े फवाइद हासिल कर सकते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। जैसे कि यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स प्रोवाइड की हैं कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है वो इस काबिल हो गए हैं कि वो प्लांट से फ्यूल हासिल कर सकें। ठीक इसी तरह ऐसे बैक्टीरिया हमने डेवलप किए हैं जो हमारे एनवायरनमेंट से पोल्यूशन को रिमूव करते हैं, आपके माहौल को साफ करते हैं। साथ ही साथ हम इस बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड को दूसरी फील्ड्स में भी अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट फायदे हासिल करने के लिए। जैसे आप मेडिसिन में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कि आप बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कोई मेडिसिन प्रोड्यूस करवाएं। एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, फोरेंसिक साइंस। बच्चों, फोरेंसिक साइंस जो है, इसमें जो साइंटिस्ट हैं ये पुलिस की मदद करते हैं टू एग्जामिन द एविडेंस फ्रॉम क्राइम सीन। किसी जगह अगर क्राइम हुआ है और आप जो क्रिमिनल है उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो वहां हम देखते हैं कि पुलिस जो है वो फोरेंसिक साइंटिस्ट की हेल्प लेती है। ये क्या करते हैं? ये क्राइम सीन पे जाते हैं और वहां पे अगर क्रिमिनल का कोई भी सबूत, एविडेंस मिल जाए, जैसे उसके बाल मिल जाए, उसके फिंगरप्रिंट्स मिल जाए, वो लेते हैं और उसकी स्टडी से पुलिस को मदद करते हैं क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने में। ठीक हो गया। इसका फायदा क्या है कि ये अदालतों में इंसाफ की फराहमी को यकीन बनाते हैं फोरेंसिक साइंटिस्ट। फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। फिशरीज जो है वो फिश से रिलेटेड है, वाइल्ड लाइफ सिंपल जंगली जानवर जो हैं। इसमें हम करते क्या हैं? हम इसमें कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश एंड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज प्लस देयर हैबिटेट, यानी हम वाइल्ड लाइफ को, फिशेस को कंजर्व कर रहे होते हैं। हम इस बात को यकीनी बना रहे होते हैं कि कोई स्पीशीज खत्म ना हो जाए, नापैद ना हो जाए,
उनकी तादाद जो है वो मेंटेन रहे, साथ ही साथ हम उन्हें मैनेज करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि हमने जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मैनेज करना है, मेंटेन करना है, वहीं हमें उनके माहौल को भी मेंटेन करना है, महफूज करना है, ताकि वो स्पीशीज वहां अच्छे से सर्वाइव कर सके। तो ये सब आपके पास फिशरीज और वाइल्ड लाइफ में आता है। इस डिग्री के जो स्पेशलिस्ट हैं ये कहां काम करते हैं? नेचुरल रिजर्व्स के अंदर, पार्क्स के अंदर, इक्वेटिक एनवायरनमेंट, वो जो आपने आर्टिफिशियल माहौल बनाए हुए हैं जिनमें आप इन ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवा रहे हैं, वहां हम देखते हैं कि फिशरीज और वाइल्ड लाइफ के स्पेशलिस्ट काम कर रहे होते हैं। इसमें हम एनिमल बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं कि वो कैसे अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और इकोसिस्टम को क्या असरात मुरत्तब हो रहे हैं। ये बात मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जो इकोसिस्टम है ये हम पे असरअंदाज होता है, और ह्यूमंस और एनिमल्स जो है इनकी एक्टिविटीज भी इकोसिस्टम पे असरअंदाज हो रही होती है। तो किसी भी हैबिटेट में, माहौल में, इकोसिस्टम में जो चेंजेस आ रही हैं वो भी हम इस डिग्री में पढ़ते हैं। और साथ ही साथ हम कंजर्वेशन टेक्निक्स को पढ़ते हैं कि किस तरह से हम फिशेस को, वाइल्ड लाइफ को महफूज कर सकते हैं। आगे जी फॉरेस्ट्री है। फॉरेस्ट्री जो है ये आपके पास फॉरेस्ट मैनेजमेंट का नाम है कि आप किस तरह से फॉरेस्ट को मैनेज कर रहे हैं और कंजर्व कर रहे हैं, उसको सेव कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो फॉरेस्ट से हमें रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उन्हें भी हम कंजर्व कर रहे होते हैं। हम इसमें नए फॉरेस्ट भी ग्रो करवाते हैं, जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट हैं उनमें मजीद रिसर्च करते हैं, नई स्पीशीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उन्हें ऐसा माहौल देते हैं कि उनकी ग्रोथ जो है वहां पे अच्छी हो सके। ठीक है, फॉरेस्टर्स जो हैं ये क्या काम करते हैं? फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, कंजर्वेशन का, और उससे रिलेटेड रिसर्च भी करते हैं। हम इसमें ट्री की हेल्थ को मेंटेन कर रहे होते हैं, फॉरेस्ट की जो इकोलॉजी है, वहां का जो एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, और अल्टीमेटली हम जो रिसोर्सेज हैं, जो आप फॉरेस्ट से रिसोर्सेज हासिल करते हैं, जैसे फूड है, वुड है फॉर डिफरेंट पर्पसेज, हम इनकी मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। बच्चों अगर आपको एसएलओ याद हो तो एसएलओ के अंदर दो चीजें थी, एक कैरियर और दूसरा उसने कहा था कि किस तरह बायोलॉजी जो है वो नेचुरल साइंसेज और लाइफ साइंसेज के साथ रिलेट करती है। नेचुरल साइंस क्या है कि नेचुरल साइंस में हम नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करते हैं। अब जहां नेचुरल वर्ल्ड के अंदर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आते हैं, वहीं पे आपके पास लिविंग थिंग्स भी इंक्लूड होती है नेचर में। एग्जाम्पल के तौर पे कि बायोलॉजी किस तरह से नेचुरल लाइफ साइंसेस के साथ रिलेट करती है, मैंने यहां पे एक सिंपल से एग्जाम्पल दी है जो आप छोटे ग्रेड्स में पढ़ते आए हैं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। अब लाइट जो है इसकी क्या प्रॉपर्टीज है ये हमें फिजिक्स समझाएगी। इस लाइट को प्लांट्स कैसे यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान टू मेक फूड, ये हमें बायोलॉजी समझाएगी। और इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ये हमें केमिस्ट्री बताती है। तो इस तरह से बायोलॉजी जो है वो नेचुरल साइंसेस के साथ मिलके हमें नेचर को मजीद बेहतर अंडरस्टैंड करने में मदद देती है। लाइफ साइंसेस, बायोलॉजी खुद आपको पता है लाइफ साइंसेस का नाम है। लाइफ साइंसेस में आप क्या कर रहे हैं? आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी की जो डिफरेंट फील्ड्स हैं उनमें आप डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। जैसे प्लांट्स को हम बॉटनी में, एनिमल्स को हम जोलॉजी के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोबायोलॉजी में। इन सब फील्ड्स में अगर आप बायो को देखो तो बायो बहुत वसी रेंज रखती है। ये आपके पास मेन फील्ड है जिसके अंदर बाकी सब फील्ड्स हैं। तो बायोलॉजी में हम स्मॉल थिंग से लेकर लार्जेस्ट थिंग तक पढ़ते हैं। जैसे कि सेल की स्टडी भी बायोलॉजी में आएगी। पूरा आपके पास जो एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, नेचर है, जैसे इकोलॉजी होगी, ये भी आपके पास बायोलॉजी में आती है। एग्जाम्पल से मैंने समझाने की कोशिश की है कि जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है इसमें हम स्पेसिफाई करते हैं डीएनए को और इसको स्टडी करते हैं, देखते हैं कि डीएनए बना कैसे है, ये रिप्रोड्यूस कैसे हो रहा है, अपनी कॉपीज कैसे बना रहा है। इस स्टडी को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कह रहे हैं। लेकिन इसी को अगर आप देखो तो जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी होगी उसमें आप क्या करोगे? आप देखोगे कि ये जो डीएनए है इसमें टाइम के साथ, वक्त के साथ साथ क्या चेंजेस आई हैं कि जिसकी वजह से एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ है। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डीएनए विद टाइम किस तरह से चेंज हुआ कि उससे नई स्पीशीज इवॉल्व होती चलेगी, जिसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि हमने किस तरह से अपने एसएलओ की डिमांड्स को फुलफिल किया। जहां हमने पहले पार्ट के अंदर कैरियर्स को स्टडी किया, फिर दूसरे में हमने बायोलॉजी को लाइफ साइंसेज और नेचुरल साइंसेज के साथ रिलेट किया।
आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मैं चाहता हूं कि आप लेक्चर सुनने के बाद किताब से इसको पढ़ें और साथ ही साथ जो यहां पे हमने वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है इस पे मौजूद क्वेश्चंस को सॉल्व करें ताकि आपको ये चीजें देर तक याद रहें। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।